चलिए देखिए, आपका नॉर्मलता, हाँ मोलरता तक परिभाषा हो गई थी, है ना। नॉर्मलता, हाँ नॉर्मेलिटी यानी से डिनोट करते हैं। चलिए इसको भी देखिए, नॉर्मलता की परिभाषा होती है, लिख लो पहले परिभाषा लिख लो चाहे। इकाई लीटर आयतन में, इकाई लीटर उपस्थित, इकाई लीटर आयतन में उपस्थित, शुरुआत में लिख लिए होते बिलियन के इकाई लीटर आयतन में उपस्थित, बिलियन के इकाई लीटर आयतन में उपस्थित, बिलिये के, बिलिये के मिली तुल्यांकों की संख्या, ग्राम लिख लो, ग्राम तुल्यांकों की संख्या, ग्राम तुल्यांकों की संख्या, बिलियन के इकाई लीटर आयतन में बिलिये उपस्थित, बिलिये के ग्राम तुल्यांकों की संख्या बिलियन की नॉर्मलता कहलाती है, बिलियन की नॉर्मलता कहलाती है। लिया, देखो नॉर्मलता बराबर होता है बिलियन के ग्राम तुल्यांकों की संख्या बटे विलयन का आयतन लीटर में। ओके, इतना समझे। अब यहाँ पे आपका ग्राम तुल्यांकों की संख्या लिख लेते हैं पहले कि ग्राम तुल्यांकों की संख्या क्या होती है। मोल की संख्या पढ़े थे, मोल संख्या बराबर भार बटे, वैसे ग्राम तुल्यांक की संख्या होगी भार बटे तुल्यांकी भार, बताया था तुल्यांकी भार, है ना, भार बटे तुल्यांकी भार। तो यहाँ पे आप विलेय के ग्राम तुल्यांकों की संख्या बराबर होगा विलेय का भार बटे विलेय का तुल्यांकी भार। ठीक है, तुल्यांकी भार, भार W हो गया, तुल्यांकी भार को E से डिनोट करते हैं। ठीक है, तब यहां पे नॉर्मलता n बराबर फार्मूला क्या बन जाएगा, भार बटे तुल्यांकी भार गुणे आयतन लीटर में। ये मेन फार्मूला बनेगा, इसी पे सवाल लगेगा, W बाई E इंटू V किसमें, लीटर में। ठीक है, ये n बराबर आपका फार्मूला हो गया, ये नॉर्मलता का सूत्र है। क्लियर, यहाँ कोई दिक्कत तो नहीं ना। चलिए अब यहाँ पे तुल्यांकी भार कैसे निकालते हैं हम लोग, तुल्यांकी भार बराबर अणु भार बटे अम्लता क्षारकता, क्षारकता या हमने बताया था कि उसमें जो अधिकतम ऑक्सीकरण संख्या होती है उसी से हम क्या कर देंगे, भाग कर देंगे। तो ये तुल्यांकी भार निकाल लेंगे पहले हम लोग, अणु भार निकालना जानते ही हैं। उसी में जैसे मान लीजिए आपका Na2CO3 का निकालना है हमें, तो ये इसका अणु भार पहले निकाल लेंगे हम लोग, है ना, 23 गुना, और ये आपका हो जाएगा आपका 12 और ये 16 तिया 106। अब उसके बाद Na का +1 होता है, CO3 का -2, तो कितने से डिवाइड करेंगे, 2 से। तो तुल्यांकी भार बराबर कितना हो जाएगा आपका 106 बटे 2, यानी 2 पंचे 10, 2 तिया 53 हो जाएगा। अच्छा ये, हाँ 16 तिया 48, समझे कि नहीं, कोई दिक्कत यहाँ पे, ये इतना नोट करो। मोलरता एवं नॉर्मलता में संबंध। ठीक है,
कुछ ऐसा भी क्वेश्चन आता है जिसमें मोलरता दिया होता है और नॉर्मलता निकालने को पूछता है, ठीक है। नॉर्मलता दिया होता है, मोलरता निकालने को पूछता है। तो देखिए संबंध कैसे बनाएंगे। पहले मोलरता का फार्मूला, मोलरता m बराबर आप लोगों ने लिखा था W/m इंटू बोलिए, और अभी आपने नॉर्मलता n बराबर निकाला है W/e इंटू, या n बराबर हो जाएगा W/e की वैल्यू क्या हमने बताई, m/m, जहां n आपका क्या है, अम्लता, क्षारकता या संयोजकता, ठीक है। अब ये n से आपका गुणा कराएंगे, n ऊपर जाएगा गुणा करेगा, या स्मॉल n गुणे W/m इंटू बोलिए, जो बिल्कुल नीचे बटे में ऊपर जाके गुणा कराएगा ना। अब ये इतना किसके बराबर है, देखिए ना, तो समीकरण 1 से ये आपका n हो जाएगा, n बराबर n इंटू कैपिटल M, अर्थात नॉर्मलता बराबर क्या हो जाएगा आपका, नॉर्मलता बराबर अम्लता, ठीक है, अम्लता, क्षारकता, संयोजकता, ठीक है, गुणे कितना, ठीक है। अम्लता जानते हैं ना, अम्लता किसकी होती है, अम्लता किसकी होगी, क्षारकता किसकी होगी। जैसे ये आपका क्षार है NaOH, इसमें OH की जो संख्या होगी ये इसकी क्या कहलाएगी, अम्लता, कितनी है, ठीक है। अभी ये आप मान लीजिए MgOH का होल ट्वाइस लिख रहे हैं तो इसकी अम्लता कितनी हो जाएगी, क्लियर। ऐसे आपका अगर कोई अम्ल है, जैसे ये H2SO4 है, तो इसकी क्या होगी, क्षारकता बराबर कितना, 2, समझे ना। ये क्षारकता हो गया और इधर वो अम्लता, कोई दिक्कत है यहाँ पे, पक्का। अम्लता क्षारकता समझ में आ गया। बाकी संयोजकता में बताया ही है, +2 -1, जो बड़ा संयोजकता होगा वही लिख लेंगे हम लोग। और कुछ विधियां हैं ऑक्सीकरण संख्या निकालने की रासायनिक समीकरण से, है ना, वो है ऑक्सीकरण संख्या विधि। तो ऑक्सीकरण संख्या अभी हम पढ़ाए नहीं है निकालना, है ना। तो वो जो है जब आप नेक्स्ट लेसन में पहुंचोगे जहाँ पे एक रेडॉक्स शायद पाठ ही होगा, तो वहां पे आप उसको समझ पाएंगे, ठीक है। तो अभी ये समझ में आएगा नहीं, नॉर्मलता बराबर इतना, हाँ, मोलरता का ये हो गया, बोलिए। और नॉर्मलता का फार्मूला W/m कितना हो जाएगा, ये के जगह क्या रखोगे, m/m, m क्या है आपका अणुभार, बटे n क्या है अम्लता, क्षारकता या संयोजकता, क्यों जी, ये आपका आयतन है, n ऊपर चला गया, गुणा करेंगे, ये इतने किसके बराबर है, मोलरता के ना, उसके जगह हमने m लिख दिया, नॉर्मलता बराबर, ये फार्मूला बन गया, नोट करिए जल्दी। जैसे कल आप लोग एक ही विलयन के लिए तन्यता समीकरण पढ़े थे ना, मोलरता के पदों में, वैसे नॉर्मलता के पदों में भी होता है N1V1 बराबर N2V2, ठीक है। ये भी आपका तन्यता समीकरण है, लेकिन किसके पदों में, नॉर्मलता के पदों, वो आपका मोलरता के पदों में था। ये भी लिख लीजिएगा एक सूत्र, N1V1 बराबर क्या होता है, N2V2, ठीक है। जल्दी करिए। अगले 1-2 महीने जो है बहुत, हाँ वो स्पीड का नहीं नुकसान होने वाला है बहुत ज्यादा, इसको तुम लोगों को हाँ होने वाला है, बीमारी आने वाली है। हाँ अक्टूबर तक ज्यादा दिक्कत है, कोरोना भी है, और इसके बाद आपकी बार इतने जल भराव हुए हैं,
तो वैसे भी बीमारियां वायरस होगा, मलेरिया होगा, डेंगू होगा। हाँ? हो गया? आप लोग घर पे रहिए, बचा के रहिए, ठीक है? हाँ। काढ़ा वगैरह जो है घर पे पिया करिए, तुलसी की पत्ती हो 1-2 पत्ती खा लिया करिए, है ना? चलिए आवाज में हेडिंग डालिए, मोल प्रभाज, मोल प्रभाज या मोल अंश, मोल प्रभाज या मोल अंश। देखो, मोल प्रभाज या मोल अंश। देखिए, विलयन के किसी घटक का मोल प्रभाज, विलयन के किसी घटक का, क्या घटक होते हैं विलयन के? घटक का मतलब भाग, विलयन के क्या भाग होते हैं? विलय और विलायक, तो दोनों का अलग अलग निकलेगा, ठीक है? विलयन के किसी घटक का मोल प्रभाज का मोल प्रभाज उस घटक की मोल संख्या, उस घटक की मोल संख्या तथा विलयन के सभी घटकों की मोल संख्या के अनुपात को अनुपात के बराबर होता है। सभी घटकों के मोल संख्या के अनुपात के बराबर होता है। सभी घटकों के मोल संख्या के अनुपात के। चलिए, विलयन में आप लोग कह रहे हैं 2 घटक होता है, विलय प्लस विलायक बराबर विलयन, है ना? विलय की मोल संख्या को स्मॉल एन से, विलायक की मोल संख्या को, ये मोल संख्या की बात हो रही है। यदि विलय की मोल संख्या स्मॉल एन, विलायक की मोल संख्या कैपिटल एन। यहाँ जो मोल प्रभाज निकाला जाता है वो किसी एक घटक का ही निकाला जाएगा। मान लीजिए आप निकालना चाह रहे हैं विलय, तो विलय का मोल प्रभाज जो होगा, विलय का मोल प्रभाज आपने परिभाषा लिखी है, विलयन के किसी घटक का मोल प्रभाज। आवाज नहीं, विलयन के किसी घटक का मोल प्रभाज। विलयन का कौन सा घटक हम ले रहे हैं? विलय। विलयन के विलय का मोल प्रभाज उस घटक की मोल संख्या, यानी विलय की मोल संख्या, क्यों जी? उस घटक की मोल संख्या बोले तो विलय की मोल संख्या बटे विलयन में उपस्थित सभी घटकों की मोल संख्या। मतलब कि विलय की मोल संख्या प्लस विलायक की मोल संख्या, विलायक की मोल संख्या के अनुपात, मतलब बटा हो गया। के अनुपात की क्या होता है? बराबर। ठीक है। अब विलय की मोल संख्या स्मॉल एन, विलय की मोल संख्या स्मॉल एन, यानी विलय का मोल प्रभाज स्मॉल एन बाई स्मॉल एन प्लस कैपिटल। और इसी प्रकार से अगर हमें विलायक का निकालना होगा तो भी लिखेंगे विलायक का मोल प्रभाज, विलायक का मोल, हाँ फार्मूला इसी में बनाइए, विलायक, हाँ विलायक की मोल संख्या बटे विलय की मोल संख्या प्लस विलायक की मोल संख्या ना भैया। अब की बार ऊपर कैपिटल एन, नीचे स्मॉल एन प्लस, ठीक है? क्लियर? यहाँ किसी को कोई समस्या तो नहीं है ना? चलिए नोट कर लीजिए इसको। अच्छा, एक इसी समय मोललता भी बता ही दे, तब तक में नोट करिए। मोललता, मोललता छोटे एलकेजी यूकेजी वाले बच्चे को कहो मोललता बोलने को तो यही बोलेगा, यही बोलेगा ना? हाँ, तो ये भी होता है मोललता। एक विलयन के 1 किलोग्राम, कितने में?
1 किलोग्राम, यहाँ पे पता नहीं दिया है कि नहीं, विलायक होना चाहिए, विलयन के 1 किलोग्राम विलायक में, हाँ विलयन के 1 किलोग्राम विलायक में, ठीक है, में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या, विलयन की क्या कहलाती है, मोललता, ठीक है, मोललता कहलाती है। तो यहाँ पे आपका विलयन की मोललता बराबर क्या हो जाएगी, विलयन की मोललता ये बराबर हो जाएगा विलेय के मोल संख्या, विलेय की मोल संख्या बटे विलायक का भार किसमें, विलायक का भार केजी। हम मोल संख्या तो निकालना जानते हैं, भार बटे भार संख्या, ठीक है। अब ये आपका जो है सारे सूत्र पूरे हो गए। अब इसका न्यूमेरिकल कल आप लोग जो है जो थोड़ा बहुत लगा पाइएगा, आंकिक प्रश्न करके आइएगा, ठीक है। मोललता दी गई है कि नहीं दी गई है यहाँ पे, आवाज नहीं, हाँ दिया गया, ठीक है। कल आप लोग आंकिक प्रश्न कुछ करके आइएगा और कुछ जो बचेगा हम बता देंगे, ठीक है। कोई दिक्कत, इस सप्ताह में हम लोग ये लेसन खत्म कर लेंगे, है ना, फिर स्टार्ट करेंगे परमाणु संरचना।